तो फ्रेंड्स इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द जेई। एज यू विल सी जेई में मतलब एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आता है, बहुत ही ईजी चैप्टर्स है, ठीक है यार। तो आज से हम इसको करना स्टार्ट करेंगे अपन, और ये जो भी है 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा। सारे नोट्स, प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल रहे होंगे, साथ ही साथ जितना भी आज हम पढ़ाएंगे वो सारी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि विभिन्न अवयवों को आयताकार विन्यासों को पंक्तियों या स्तंभों में व्यवस्थित करना मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए देखें तो लाइक दिस ABCD, ठीक है। एक आयताकार विन्यासों के रूप में अगर हम किसी को रिप्रेजेंट्स करते हैं एलिमेंट्स को, तो इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, ओके। एंड अर्थात 2 पंक्तियों या स्तंभों या 1 पंक्तियों 4 स्तंभों या पंक्तियों या स्तंभों में व्यतीत करना ही मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का जो क्रम होता है वो M क्रॉस M से डिनोट्स करते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि ये पंक्तियों की संख्या जो होती है M होती है और स्तंभों की संख्या N होती है। तो कभी आपको अगर दिखे M क्रॉस N, तो तुम समझ जाना कि ये जो M है वो नंबर ऑफ द रोज है, ठीक है, एंड N जो है वो नंबर ऑफ द कॉलम है, ठीक है। तो M क्रॉस N लिखते हैं, M इज द नंबर ऑफ पंक्ति एंड N इज द नंबर ऑफ द स्तंभ, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, कह रहा है कि 12 जो अवयव है ना कि एक मैट्रिक्स में हम कितने प्रकार से मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितनी प्रकार की संभावनाएं हैं। 12 अवयव हैं, ठीक है। अवयव का मतलब एक तरीके से आपके एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी मैट्रिक्स वी कैन रिप्रेजेंट्स बाय यूजिंग द 12 एलिमेंट्स। तो देखना एक फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान में रखना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है लाइक, ठीक है, आप क्वेश्चंस करना, पहले ट्राई करना, ठीक है। अगर ये यार M क्रॉस, मान लिया कि M क्रॉस N की यार मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है, ठीक है, इसका मतलब समझ जाना कि जितने भी क्रॉस है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो वो M क्रॉस N से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स पता लग जाएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि जो मैट्रिक्स के अंदर है वो 12 एलिमेंट्स हैं। तो हम यार ये जे मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम थोड़ा टाइम लेके डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो 12 मैट्रिक्स हैं, तो एक तो हम बना सकते हैं 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 6 का, क्योंकि सबके जब मल्टीप्लाई करोगे ना वो 12 आना चाहिए, है ना। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि हम 12 के कितने ऐसे 2 एलिमेंट्स का मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं जो इक्विवेलेंट 12 हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 1 से स्टार्ट करिए, 12 लिखा अपन ने, ठीक है। फिर ये पॉइंट अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है। फिर अपन ने 2 से स्टार्ट किया, उसको 1 डिक्रीज किया, मतलब एक इसको इंक्रीज करते जाओ और उसके बाद में इधर देखते जाओ क्या रखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 रखा तो इधर 6 रखना पड़ेगा तभी 12 होगा, ठीक है। फिर इसको भूल जाना अभी। फिर हम यहाँ पे आएंगे, 3 रखा तो इधर 3 तो उधर 4 रखना पड़ेगा तभी 12 होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी थी। अगर हम 4 वाला रखेंगे तो 4 के बाद में फिर हमें 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड फिर हम 5 से देंगे तो 5 से नहीं बनेगा, तो फिर हम 6 रखेंगे, उसको मैंने यहाँ पे लिखा, फिर डायरेक्टली अपन 12 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके कॉम्बिनेशन थे, तो आप लोग फाइंड कर सकते थे। ओके यार, तो अब अपन देखते हैं यार मैट्रिक्स के प्रकार, है ना, कितने प्रकार के काइंड ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है ये पंक्ति होता है, ठीक है। पंक्ति ऑफ व्यू बोलते हैं, पंक्ति ऑफ व्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्तियां होती हैं, ठीक है, ओनली 1 रो, ठीक है। तो वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज द पंक्ति ऑफ व्यू, ओके। एंड कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज द रो मैट्रिक्स, एंड इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ओके। कॉलम मतलब ओनली 1 कॉलम वी हैव, ओके। एंड देन अगर हम बात करें शून्य ऑफ व्यू,
ठीक है। तो शून्य अवयव क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट्स करते हैं ये कैपिटल ओ से, ठीक है। और अगर शून्य मतलब कि जीरो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है उनके सारे एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स में वो जीरो होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। एंड फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स अगर हम देखें तो वो क्या होता है, वर्गाकार मैट्रिक्स, ओके। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति इक्वल टू स्तंभ, ठीक है, समझ गए ना आप कि अगर जो अपन ने लिखा था ना कि m क्रॉस n, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होगी बेसिकली यार, अगर m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम वर्गाकार कब कहेंगे, जब m इज इक्वल टू n। बेसिकली जब m जो है वो n के इक्वल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो वर्गाकार मैट्रिक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कॉम्बिनेशन है सबके m क्रॉस n सेम है, ठीक है, ठीक है, ओके। विकर्ण अवयव, ठीक है। अगर हम विकर्ण अवयव की बात करें, कलर चेंज करते हैं यार, ओके। विकर्ण अवयव की अगर हम बात करें यार, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिखे, ओके। तो ऐसे वर्ग, ठीक है, ओके। ऐसे वर्ग मैट्रिक्स जिनके मुख्य विकर्णों को छोड़कर से समस्त अवयव क्या हो, शून्य हो, ठीक है। तो उसको हम विकर्ण अवयव कहते हैं। तो बेसिकली आपको पता चल गया विकर्ण अवयव क्या होता है, शून्य हो, ठीक है, जिनके विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या हो, शून्य। जैसे इसका ये डायगोनल है तो इस डायगोनल के अलावा सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो होने चाहिए। आप देख सकते हैं डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। अब यार ये बताओ इसने क्या किया है कि ऐसे वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष समस्त अवयव शून्य हो। अगर हम डायगोनल को छोड़ दे तो बाकी एलिमेंट्स शून्य होनी चाहिए, तो विकर्ण अवयव कहलाता है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। बट इन केस अगर डायगोनल के भी मैट्रिक्स जीरो हो गए तब भी हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो एक डायगोनल अवयव है, विकर्ण मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि कंडीशंस क्या है कि डायगोनल के अलावा अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो हम उसको विकर्ण अवयव बोलते हैं। तो डायगोनल के भी एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए तब भी हम कहेंगे कि वो विकर्ण अवयव है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अपन, ठीक है, तो ये विकर्ण अवयव को सामान्यतः कैसे ऐसे डिक्लेयर भी कर देंगे कि डायगोनल इक्वल टू इतना से प्रदर्शित करते हैं ना, d1 d2 d3, क्योंकि केवल डायगोनल पे ही एलिमेंट्स हो रहे होते हैं, बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और डायगोनल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली हम एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई डायगोनल करके 1 2 3 दे दिया तो हमें पता है कि केवल इसके डायगोनल पे ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, बाकी जगह हम जीरो पुट कर देंगे। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। और ये स्क्वायर भी होना चाहिए, मतलब वर्गाकार भी होना चाहिए। उसके हमने यार डायगोनल अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यार हम नोट्स के बारे में, कुछ एक नोट है, ये नोट आप लोग पढ़ना, ठीक है। यदि कुछ दे रखा है, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स है, कोई अवयव है जिसके अवयव ए आई जी से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ आई क्या होते हैं, पंक्ति का क्रम होता है और जे जो होता है वो अपना स्तंभ के क्रम से व्यक्त करता है, ठीक है। तब मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण का वह होगा जिसमें आई इक्वल टू जे होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। इसमें बोला गया कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, तो बी कैन से इफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, तो वो डायगोनल के एलिमेंट्स आएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ से ए क्यू और जेड जो अपना एलिमेंट्स है, यहाँ पे आई और जे बराबर हो रहे होंगे। जैसे इसको हम ए क्या बोलते हैं, A11, ठीक है, फिर इसको A22, A33, ये रिप्रेजेंटेशन अपन जानते हैं ना कि ये एलिमेंट्स क्या होता है, A11, A12, A13, A14, है ना, फिर A21, A22,
823 824 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, मैट्रिक्स को। तो ठीक है, उसके बाद में अगर हम नोट 2 यहाँ पे मैंने डाल के लिखा है, ठीक है, कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है, तो मैट्रिक्स का अगर ट्रेस कभी तुमसे पूछ ले क्वेश्चंस में, इसके भी जेमेंस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना कि किसी मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के जो अवयवों का योगफल जो होता है ना, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है, ठीक है। तो उसके हमने डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को जोड़ देना है, तो उसका मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स का हमें ट्रेस ज्ञात करना था, तो यार क्या होगा, जल्दी जल्दी अपना कमेंट में आंसर्स लिखना है यार। बेसिकली अपन क्या करेंगे, इस एलिमेंट्स को सारे जोड़ देंगे, तो वो 1 हो गए, ठीक है। सेम टू सेम हियर, है ना। अब यार यहाँ पे तुम सोचोगे डायगोनल कौन सा हुआ मेरा, तो ये जो अपना मेन डायगोनल ये होता है, ठीक है। बेसिकली डायगोनल तो और पॉसिबल है, बट हम जो मेन डायगोनल लेंगे वो ये वाला लेंगे, ठीक है। ओके, देन अपन इकाई मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो किसी विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव इकाई हो, ध्यान रखना, इकाई अवयव हम बोलेंगे कि वो विकर्ण अवयव होना चाहिए, तो पहले तो वो विकर्ण हो। तो विकर्ण ने क्या बोला था कि विकर्ण के अलावा सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो इसने कहा कि कोई विकर्ण एलिमेंट्स हो जिनमें उनके जो विकर्ण का जो एलिमेंट्स है वो 1 होना चाहिए। बस इन्होंने एक कंडीशन बढ़ा दी कि ये जो एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए, तो वो इकाई अवयव हो जाएगा। लेकिन एक विकर्ण अवयव क्या था, विकर्ण अवयव था कि एलिमेंट्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे उनका 1 होना जरूरी नहीं था। बट यहाँ पे इनके है इकाई मैट्रिक्स हम तभी बोलेंगे जब इनके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे, इनके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। ये नोट में अपने लिख लेना, ठीक है। देन उसके बाद में यार अपन देखेंगे अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है, ऐसे विकर्ण अवयव, देख लीजिए यहाँ पे भी आया है, ये विकर्ण अवयव, ठीक है। मतलब कि बाकी एलिमेंट सेम होंगे, केवल हम डायगोनल पे फोकस करेंगे भैया, है ना, केवल डायगोनल पे हम फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। अब इसने क्या बोल दिया, इकाई अवयव में क्या बोला था यार, कि सभी विकर्ण के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इकाई का मतलब 1, तो 1 1 होना चाहिए। अदिश अवयव मतलब कि एक तरीके से सभी समान होने चाहिए, ठीक है। अदिश का मतलब होता है कि सभी समान होने चाहिए, तो सारे एलिमेंट समान हो। अगर यहाँ पे 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 0 है तो 0 0 होना चाहिए। जैसे ए लिख दिया ना, तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 100 100 100 100 हो गया। बेसिकली यहाँ पे सीसी है तो सीसी होगा। तो ये था अपना अदिश अवयव, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इनके, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, साथ में हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। तब भी अगर कोई सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन जिसमें क्या होता है भैया, ए आई जे का एलिमेंट्स 0 हो, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन जे, इस कंडीशंस पे होना चाहिए। तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिसेस हम उसको बोलते हैं जिसके ये सारे, उसके एक डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ना वो 0 होने चाहिए, तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार एलिमेंट्स होता है। कंडीशन क्या है कि एजाई ए और आई कॉमा जे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। तो अगर तुम लिखोगे ना A11 A12, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि A21, इसको हम क्या बोलेंगे A21। तो A21 जब लिखोगे तो ये आई हुआ, ये तुम्हारा जे हुआ, तो आई इज ग्रेटर देन जे, तो यहाँ पे एलिमेंट 0 था। तो बेसिकली डायगोनल के नीचे वाला अगर एलिमेंट 0 है तो उसको हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड सेम इसके लिए निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के लिए बेसिकली ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं। डायगोनल के भी 0 हो सकते हैं कोई, है ना, क्योंकि डायगोनल के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है। अब यार हम इक्विवेलेंट, दो मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट अब कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम तुल्य मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दो अवयव ए तथा बी तुल्य मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि दोनों के क्रम समान हो, ठीक है। तो अगर ए कितने क्रॉस का है, ये जल्दी से बोलो यार, तो ये कितने क्रॉस का है, 2 क्रॉस 3। ये कितने क्रॉस का है, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो दोनों के क्या है
क्रम सेम है, तो बेसिकली अगर दोनों के क्रम सेम है तो उसको हम तुल्य मैट्रिक्स बोलेंगे। डिफरेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके जी मेंस में आएंगे अगर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि समान आव्यूह क्या होते हैं। अगर हमने ये नहीं समझा कि तो हम सोचेंगे यार तुल्य आव्यूह और समान आव्यूह दोनों सेम होते हैं, पर यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग है। जब दो मैट्रिक्स ए तथा बी इस प्रकार हो कि दोनों के संगत अवयव समान हो तथा दोनों का क्रम भी समान हो, तब ए व बी समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देख ली ए यहाँ पे है, वी यहाँ पे है, ठीक है। तो डेफिनेशन दोबारा से रीड करते हैं। जब दो मैट्रिक्स ए तथा बी इस प्रकार हों कि दोनों के संगत अवयव समान हो, ठीक है, दोनों के संगत अवयव समान हो तथा दोनों का क्रम भी समान हो। मतलब समान अवयव क्या होता है? समान अवयव जिनके जो एलिमेंट्स, संगत एलिमेंट्स का मतलब इसका जो ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स समान होने चाहिए। y का जो ये एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स समान होना चाहिए और उनके क्रम भी समान होने चाहिए, तब हम उसको समान अवयव बोलेंगे, ठीक है। जबकि तुल्य में क्या था? तुल्य में केवल हमें ये क्रम देखना था कि क्रम दोनों के समान है तो समान थे, तुल्य अवयव होते थे। लेकिन अगर समान अवयव है तो उसके लिए तुल्य अवयव पहले हम चेक करेंगे, तो दोनों के तुल्य अवयव थे, दोनों का क्रम समान था। उसके बाद में संगत अवयव जो है उसके वो भी समान होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये हम कह सकते हैं कि तब उसने बोला है कि x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू फाइंड करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जेई। ओके, सो जल्दी जल्दी आप लोग पहले सॉल्व करें। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसने बोला x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू बताओ, तो अगर ये दोनों कंडीशन उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि ये दोनों समान अवयव हैं, तो वी नो डैट अगर दोनों समान अवयव हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो x है वो 1 के इक्वल होगा और y जो होगा -3 के इक्वल होगा, z जो है 7 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे करके x y z की वैल्यू आ जाएगी और इस इक्वेशंस में पुट कर दो, आंसर्स निकाल लो। एंड p q r के लिए सेम टू सेम, यहाँ पे p है, q है, r है, तो p कितना है? 2 है, q कितना है? 5 है एंड r कितना है? -6 है। तो यहाँ से ये आंसर्स भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अपन यार ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मैट्रिक्स का योग, ठीक है। तो मैट्रिक्स का योग अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।